साल 1977 यह एक ऐसा साल है जिसे भारत के राजनीतिक इतिहास में 1947 के बाद सबसे अहम साल माना जाता है। इसी साल इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी खत्म करने का फैसला लिया। देश में एक बार फिर से लोकतंत्र की वापसी हो रही थी। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल से रिहा किया गया। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी। देश के कोने कोने में जेपी की संपूर्ण क्रांति की आग फैल चुकी थी। 1977 के आम चुनाव का ऐलान हुआ। जेपी के आह्वान पर सारी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब चुनाव परिणाम आया तो इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से समाजवादी नेता राजनारायण के हाथों चुनाव हार गई थीं। जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी के भीतर सिर फुटव्वल शुरू हुआ और इसका विजेता बनकर निकला वह नेता जो कहता था शराब पीना पाप है लेकिन पेशाब पीने से सेहत ठीक रहती है। इस दिग्गज कांग्रेसी नेता का नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई घोर कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। वो गुस्सैल और अड़ियल शख्स थे। राजनीतिक हलकों में उनकी तुलना लोहे के खंभे से की जाती थी। प्रधानमंत्री पद के लिए बेहद महत्वाकांक्षी देसाई हमेशा खरा खरा बोलने के लिए मशहूर थे। जब देसाई प्रधानमंत्री बने उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को फोन करके कहा कि हमें पता है कि आप परमाणु बम बना रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स को खोज खोज कर मारा जाने लगा। एक बार जब जेपी बीमार थे तो देसाई को कहा गया कि जेपी से जाकर उनका हालचाल पूछाएं। देसाई ने तमतमाते हुए कहा, मैं तो महात्मा गांधी को देखने नहीं गया, जेपी क्या चीज है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी भारत के सबसे विवादित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कभी ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करने वाले देसाई कैसे बने गांधी के शिष्य। अपने पिता की मौत के तीसरे दिन देसाई की शादी क्यों हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के रोने और देसाई के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा क्या है। मोरारजी देसाई अपना पेशाब क्यों पीते थे और आखिर कैसे देसाई ने रॉ के एजेंट्स को पाकिस्तान में मरवा दिया था। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। प्रधानमंत्री इस शब्द का इस्तेमाल देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के लिए होता है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद देश के नेताओं ने एक बड़ी सुंदर और जरूरी किताब बनाई। इस जरूरी किताब का नाम था संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आर्टिकल 74 में एक पद का जिक्र है। यह प्रधानमंत्री का पद है। मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री की कुर्सी की कहानी इतनी गुत्थम गुत्था है कि उसे एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है। देसाई को एक महत्वाकांक्षी नेता की तरह देखा गया जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी की हमेशा से चाह रही, लेकिन इस लालसा पर इंतजार का बादल लंबे समय तक छाया रहा। वो 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, पर मोरारजी देसाई में प्रधानमंत्री बनने की जिद थी। साल 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो वो सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री थे। उनकी उम्र करीब 81 साल हो चुकी थी। भारत के आज तक के इतिहास में मोरारजी देसाई की उम्र का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। यह भी अजीब बात है कि मोरारजी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, लेकिन खुद मोरारजी एक समय तक कांग्रेस की ओर से देश के गृह मंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई की कहानी की शुरुआत भारत के गुजरात से होती है। साल 1896 का था। यह लीप ईयर का साल था। इसी साल 29 फरवरी को गुजरात के बलसाड़ जिले के भादेली गांव में मोरारजी देसाई पैदा हुए। देसाई 29 फरवरी को पैदा हुए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था। मोरारजी के पिता रणछोड़जी स्कूल में पढ़ाते थे। मोरारजी के पिता उन्हें मोर कहकर पुकारते थे। देसाई की उम्र तब 15 साल थी। एक रोज उनके पिता रणछोड़जी घर के एक बगीचे में टहल रहे थे। वो कुछ सोचने में मशगूल थे जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। बगीचे में एक कुआं था। मोरारजी के पिता उसी कुएं में गिर गए और तुरंत ही उनका निधन हो गया। पिता के निधन के 3 दिन बाद ही मोरारजी देसाई की शादी होनी थी। उन दिनों गुजरात के इन इलाकों में यह चलन था कि शादी की तय तारीख को टाला नहीं जा सकता। पिता को खोने के तीसरे दिन मोरारजी देसाई को शादी करनी पड़ी। साल था 1918 का।
देश में आजादी की लड़ाई अपने उबाल पर थी। उसी गुजरात से ताल्लुक रखने वाले महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दस्तक दे चुके थे। लेकिन मोरारजी देसाई ने अंग्रेजों के लिए काम करना चुना। वो सिविल सेवा में नौकरी करना चाहते थे। मोरारजी सिविल सेवा में नौकरी पाने में कामयाब रहे, लेकिन जिद्दी और सिद्धांतों के पक्के मोरारजी के लिए नौकरी कर पाना आसान नहीं था। जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दरअसल देसाई महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान देसाई गांधी जी से जुड़े और फिर तमाम उम्र गांधीवादी रहे। मोरारजी आम गांधीवादियों से अलग थे। वे हद से ज्यादा सख्त थे और अपनी बातों को लेकर जिद्दी। उनके चेहरे की भंगिमाएं हमेशा एक जैसी होती थीं। वो ना तो खुश रहते थे और ना ही कभी उदास दिखते थे। एक बार जब मोरारजी से पूछा गया कि क्या वो कभी दुखी हुए हैं, मोरारजी का जवाब था, हाँ, लेकिन मैं रोता नहीं हूं। रोना गलत है। मैं बचपन के बाद से आज तक कभी रोया ही नहीं। नौकरी छोड़ने के बाद मोरारजी को कई बार जेल जाना पड़ा। साल 1941 से 45 तक देसाई कई बार जेल गए। यह भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। धीरे धीरे मोरारजी का राजनीतिक कद बढ़ता गया। वो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के करीबी हो गए। साल 1951-52 में जब देश में पहले आम चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए, मोरारजी देसाई को बॉम्बे का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग राज्य नहीं थे, दोनों बंबई के भीतर ही थे। मोरारजी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात की मांग कर रहे थे और मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र की मांग कर रहे थे। इसी बीच मोरारजी देसाई ने एक नया झमेला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन बॉम्बे को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। देसाई के इस बयान का मराठी भाषियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉम्बे शहर मराठी भाषियों की आर्थिक रीढ़ थी। मराठा लोगों ने देसाई के इस बयान के विरोध में एक जुलूस निकाला। देसाई ने उस जुलूस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस घटना में कई लोग मारे गए और देसाई विवादों के घेरे में रहे। 1956 का साल था। देसाई ने दिल्ली की राजनीति की ओर रुख किया। 1958 में देसाई को नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। दिल्ली में आने के बाद से ही मोरारजी की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी, क्योंकि नेहरू के बाद कांग्रेस में उस समय कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनका उत्तराधिकारी हो। ऐसा माना जाने लगा कि नेहरू के बाद मोरारजी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन देसाई के सपनों पर तब पानी फिरने लगा जब प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी नेहरू के राजनीतिक फैसले लेने लगीं। प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट में इंदिरा गांधी को मंत्री पद भी दिया गया। इसके बाद इंदिरा और देसाई में टकराव तय था। देसाई और इंदिरा में यह राजनीतिक टकराव 2 दशकों तक चला। 27 मई 1964 यह तारीख हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की सबसे अहम तारीख मानी जाती है। 16 साल 9 महीने और 11 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था। नेहरू उस दौर में भारतीय राजनीति के बरगद थे। देश एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू के देहांत से कुछ समय पहले वेल्स हेंगन की एक किताब आई थी। इस किताब का नाम था आफ्टर नेहरू हु। कई वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद भारत से लोकतंत्र खत्म हो सकता है, क्योंकि उनका कोई बहुत योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। 22 मई 1964 को नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे चुनने वाले हैं, तो उनका जवाब था, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रहा। लेकिन नेहरू ऐसा कहने के ठीक 5 दिन बाद ही दिवंगत हो गए। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दक्षिण भारत से आने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता के कामराज हुआ करते थे। कुछ ही दिन में यह साफ हो चुका था कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनको लेकर एक आम सहमति थी। मशहूर ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक लेख छापा। इस लेख में लिखा गया, लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री चुना जाएगा। शास्त्री मध्यमार्गी हैं, उन्हें कांग्रेस का वामपंथी खेमा भी स्वीकार करता है, लेकिन मोरारजी देसाई को वामपंथी गुट स्वीकार नहीं करते। लेकिन मोरारजी देसाई ने यह तय कर रखा था कि नेहरू के बाद वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने के कामराज से लंबी बात की। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है, त्यागराज मार्ग पर मोरारजी देसाई का घर हुआ करता था। उनके घर पर उन दिनों काफी चहल पहल थी। मोरारजी देसाई के बेटे
कांति देसाई ने कमान संभाल रखी थी। मैं उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री के सूचना अधिकारी के तौर पर काम करता था। मुझे देखते ही कांति भाई देसाई बोले, अपने शास्त्री से कह दो चुनाव ना लड़ें। कुलदीप नैयर ने अगले दिन यूएनआई में खबर की, जिसमें मोरारजी के चुनाव लड़ने की बात को लिखा गया। फिर क्या था, पूरे देश में यह खबर फैल गई कि अभी नेहरू की मौत को कुछ ही दिन बीते हैं कि देसाई कुर्सी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। देसाई की छवि को नुकसान उनके बेटे कांति के बड़बोलेपन ने ही पहुंचाया था। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने ऐलान कर दिया कि पार्टी सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को नेता चुनने के पक्ष में है। और विडंबना देखिए कि 2 जून 1964 को खुद देसाई को लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करना पड़ा। बाद में अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में देसाई ने लिखा है, उस समय अगर मैं शास्त्री के खिलाफ चुनाव लड़ जाता तो कांग्रेस टूट सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया और शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन किया। मोरारजी के प्रधानमंत्री बनने से चूक जाने की यह पहली घटना थी। इस घटना के कई दावे हैं, लेकिन सब दावों का एक ही मतलब है कि देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। दरअसल राजनीति शतरंज के खेल की तरह होती है, उसकी एक एक चाल सोच समझ कर चलनी होती है। देसाई हमेशा चाल चलने में जल्दबाजी कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें मात खानी पड़ती थी। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री से वो मात खा गए। पहला मौका तो देसाई चूक गए थे, लेकिन वह अब भी उम्मीद में थे कि उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। 1 साल बाद ही उन्हें दूसरा मौका भी मिल गया। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। यह युद्ध करीब 5 हफ्ते तक चला और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। उस दौर में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। तय हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद में समझौता होगा। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समझौते के लिए ताशकंद पहुंचे। समझौते के कुछ ही घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। पूरे देश में शोक पसर गया, क्योंकि कुछ ही साल पहले नेहरू की मृत्यु हुई थी और फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत ने एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। यह बात गौर करने लायक है कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों की मौत पद पर रहते हुए ही हुई थी, जिसकी वजह से तय नहीं हो पाया था कि कौन इनका उत्तराधिकारी होगा। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद मोरारजी देसाई के पास एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका था। देसाई यह मौका नहीं गंवाना चाहते थे। इससे पहले वो बिना चुनाव के ही लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ पीछे हट गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनाव कराने की मांग की। देसाई के सामने थीं वही पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिनसे इससे पहले भी देसाई का टकराव होता रहा था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त भी दिग्गज के कामराज ही थे। कामराज राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई जैसा कोई अड़ियल शख्स प्रधानमंत्री बने। उन्हें किसी ऐसे प्रधानमंत्री की तलाश थी जो उनके इशारे पर काम कर सके। इसके लिए कामराज ने पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का चुनाव किया। इंदिरा और मोरारजी में पहले से ही टकराव होता आ रहा था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के पद के लिए पार्टी में ही चुनाव होना था। कामराज पहले तो शास्त्री की तरह ही सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन देसाई इस बार चुनाव कराने पर अड़े थे। जब मोरारजी के चुनाव लड़ने की खबर कामराज के पास पहुंची तो कामराज अपनी टेबल पर कुछ काम निपटा रहे थे। खबर सुनकर वे मुस्कुराए, नीचे दराज से एक पर्चा निकाला और उस पर कुछ अंक लिख दिए। पार्टी के भीतर नेता चुनने के लिए चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को मिले 355 वोट और देसाई को मिले महज 159 वोट। चुनाव के बाद कामराज ने अपनी टेबल के दराज से पर्चा निकाला, जिस पर लिखा था 351 वोट। इतना सटीक था कामराज का राजनीतिक निशाना। हम कामराज की राजनीतिक कहानी को फिर कभी आपके सामने दोहराएंगे। फिलहाल तो हम देसाई पर लौटते हैं। देसाई दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। इंदिरा गांधी अब देश की प्रधानमंत्री थीं। देसाई को उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उनका कैबिनेट मंत्री का पद इंदिरा गांधी ने उनसे छीन लिया। एक समय घोर कांग्रेसी रहने वाले देसाई का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका था। वह एक और मौके की तलाश में थे। मोरारजी को इस मौके के लिए पूरे 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी।
जून 1975 से 1977 तक देश में यह इमरजेंसी कायम रही। इस समय विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार जनता के बीच अपना इकबाल खो चुकी थी। साल 1977 में 21 महीने बाद देश में आम चुनाव कराने की घोषणा की गई। विपक्षी पार्टियों ने जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी नाम से एक दल बनाया। जब 1977 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। 1977 के आम चुनाव के परिणाम आजाद भारत के ऐतिहासिक चुनाव परिणाम साबित हुए। इंदिरा विरोधी लहर पूरे देश में थी। जनता पार्टी के गठबंधन को इस चुनाव में करीब 330 सीटें मिली थीं और इंदिरा की कांग्रेस केवल 154 सीटों पर सिमट गई थी। सरकार बनाने के लिए 282 सीटों की जरूरत थी। उत्तर भारत से कांग्रेस का जनाधार एकदम साफ हो गया था। इसका प्रभाव आज तक दिखता है। जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के कई चेहरे थे। इनमें 3 नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही थी। पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे जगजीवन राम और तीसरे थे चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई की उम्र इस समय 80 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। जनता पार्टी के सांसदों का बहुमत जगजीवन राम के पक्ष में था, लेकिन जेपी नहीं चाहते थे कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन किया था। जगजीवन राम प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए। अगर जगजीवन बाबू देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाता। कितने ताज्जुब की बात है कि दलितों की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज तक भारत को एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया है। खैर, हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। अब प्रधानमंत्री की दौड़ में 2 नेता थे, देसाई और चरण सिंह। जनसंघ के गुट के नेता चरण सिंह को पसंद नहीं करते थे। फिर क्या था, जेपी जिसकी ओर, प्रधानमंत्री की कुर्सी उसकी, और इस बार जेपी मोरारजी के साथ थे। सो तय हो गया कि देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 82 साल के पूर्व कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई होंगे। मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मैन में लिखा है, जैसे ही ऐलान हुआ कि अगले प्रधानमंत्री देसाई होंगे, जगजीवन राम अपने घर पर थे। वे गुस्से से चीखने लगे और अपने घर के फर्नीचर पर लात मारने लगे। वे गुस्से से केवल इतना चिल्ला रहे थे कि धोखा हुआ है मेरे साथ। मशहूर वकील शांति भूषण ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी कोर्टिंग डेस्टिनी में एक और किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, जगजीवन राम को पता था कि मोरारजी देसाई जनसंघ के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जब जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जगजीवन राम से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे तो जगजीवन राम जोर से चिल्लाने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी यह चीख सुनकर बच्चों की तरह रोने लगे। रोते रोते वाजपेयी जी ने अपना सर जगजीवन बाबू की गोद में रख दिया और उनसे माफी मांगने लगे। इन सारी घटनाओं के बाद मोरारजी देसाई ने आखिरकार 24 मार्च 1977 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इसके बाद भी वो चर्चा के केंद्र में बने रहे। उत्तर भारत में कहावत मशहूर है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जनता पार्टी में कुछ ऐसा ही था। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता पार्टी में मौजूद थे। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस और राजनारायण जैसे नेताओं का राजनीतिक लिहाज से साथ रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। और इन सब के बावजूद देसाई का सख्त व्यवहार भी जनता पार्टी की टूट में हथौड़े का काम कर रहा था। देसाई एक अजीब तरह के पूर्वाग्रह से भी भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी ने देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का इस्तेमाल विरोधी नेताओं की जासूसी करवाने में किया है। जैसे ही देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रॉ के बजट में 30% की बड़ी कटौती कर दी। उन दिनों पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए कहूटा में एक प्रोजेक्ट चला रहा था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक थे। जिया और देसाई की पुरानी दोस्ती थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कहूटा के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए एक खुफिया अभियान चला रखा था। रॉ को इस अभियान में सफलता भी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री देसाई को इस बात की खबर मिली, वो बेहद खफा हो गए। उनका कहना था कि भारत को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। देसाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने दोस्त और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को फोन करके कहा कि हमें मालूम है कि कहूटा में आप लोग परमाणु बम बना रहे हैं। बस फिर क्या था, जनरल जिया ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दिए और रॉ के एजेंट्स को खोज खोज कर मारा जाने लगा।
ऐसा माना जाता है कि देसाई के एक फोन कॉल ने पाकिस्तान में रॉ के पूरे नेटवर्क को लगभग खत्म कर दिया। इस घटना के करीब एक दशक बाद यानी साल 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान किया। इस ऐलान के वक्त देसाई की उम्र करीब 94 साल थी। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि देसाई निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले इकलौते भारतीय नेता हैं। देसाई के अनोखे व्यक्तित्व के किस्से भी खूब मशहूर थे। देसाई शराबबंदी का समर्थन करते थे। वो शराब पीने वाले किसी भी शख्स से नफरत करते थे, लेकिन यही देसाई अपना पेशाब पीने की वकालत करते थे। रॉ के अधिकारी रहे बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद देसाई फ्रांस की यात्रा पर गए। वहां वो राजदूत R.D. साठे के घर रुके। जब देसाई साठे के घर से चले गए तो उनकी पत्नी ने घर के सारे ग्लास फेंकवा दिए, क्योंकि देसाई को उन्होंने ग्लास लेकर वॉशरूम में जाते देखा था। साल 1977 में देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एक ही साल बाद जनता पार्टी में फूट हो गई। उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। जब मोरारजी देसाई को कहा गया कि वो जाकर चरण सिंह को मनाएं, तो देसाई का जवाब था, मैं चरण सिंह को चूरण सिंह बना दूंगा। 28 जुलाई 1979 को देसाई को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे करीब 2 साल तक ही प्रधानमंत्री पद पर रह सके। इस्तीफे के बाद देसाई ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 10 अप्रैल 1995 को देसाई ने दुनिया को बिना किसी शोर शराबे के साथ अलविदा कह दिया। तो यह भारत के सबसे विवादित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स को देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और कौन कौन से किरदारों की कहानी सुनना पसंद करेंगे, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ये भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार और दुलार बनाए रखें।